हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड स्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर के साथ, रिवीजन लेक्चर सेकंड के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों बैरोमीटर से आगे की कहानी। और रूल हमारा वही का वही है, एक एक स्टेप सुनेंगे, एक एक स्टेप नोट करेंगे, तभी फायदा रहेगा। लेट के वीडियो देखने वाले हैं तो बेटा वीडियो बंद करिए और आराम से सो जाइए। फायदा तभी होगा जब एक एक स्टेप सुनेंगे, एक एक स्टेप नोट करेंगे। आपको लगता होगा नोट्स आपने बना रखे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो ही दिमाग चल रहा है। तो बहुत ध्यान से बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, लेटिए नहीं। आइए अपनी चेयर टेबल पे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस एज वेल एज ऑन कर्व्ड सरफेस। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों, बैरोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। बैरोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे क्या नापते हैं? बुखार नहीं बेटा, उससे नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे नापा जाता है बताता हूं। एक डिब्बा होता है, उसमें एक यूट्यूब लेते हैं, मरकरी से फिल करके वो पलटा देते हैं, ऐसे ऊपर खींचते चले जाते हैं, पूरी बाहर निकाल देते हैं। ये मरकरी भरी हुई है यहां पे। अब इसमें ऊपर कुछ नहीं, वैक्यूम है ऊपर। कैसे पता वैक्यूम है? कैसे पता वैक्यूम है? कैसे पता मेरे को वैक्यूम हो? क्योंकि बेटा मैंने पहले पूरी मरकरी भरी और फिर से कर दी। हालांकि मैं जानता हूं बेटा कुछ तो वेपराइज हो ही जाएगी, पर बेटा नेग्लिजिबल है वो अमाउंट। तो यहां पर मैं क्या मान रहा हूं, यहां जो मरकरी है, यहां पर कोई वेपर्स नहीं है, यहां पर वैक्यूम है। और अगर ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम बोलते तो ये आ गया। अब बेटा यहां पे प्रेशर अगर 0 है तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? GH। और जो यहां का प्रेशर होगा वो यहां का प्रेशर होगा, सेम लेवल पे। अगर यहां ज्यादा होता तो फ्लो करके ये बाहर आ जाता मरकरी। तो बेटा यहां पर जो प्रेशर होगा वो यहां का प्रेशर है, तो PA है ना, इज इक्वल्स टू 0 प्लस ρGH, ρHG, G और हाइट 0.76 मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। कभी कभी आपको इस पे अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा, कह देंगे मरकरी के बदले कोई और फ्लूइड ले लिया जिसकी डेंसिटी आपको दे देंगे, तो उसके लिए हाइट कितनी चाहिए होगी, उसके लिए उसका क्या आएगा हाइट, है ना। तो आपको क्या करना होगा बेटा, अब अगर दूसरा आपने मटेरियल ले लिया तो मान लीजिए उसके लिए हाइट अगर H आ रही है, उसकी डेंसिटी मान लीजिए ρ है, तो ρGH उससे प्रेशर आएगा और जो प्रेशर यहां होगा वही तो यहां होगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही मेजर होगा ना भैया, वही प्रेशर यहां है, वही प्रेशर यहां है। क्योंकि अगर यहां ज्यादा होगा तो फ्लो कर जाएगा, सेम केस यहां। तो यहां और यहां प्रेशर बराबर है और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बस ρGH बराबर ρHG, G हाइट ऑफ HG, GG तो गए। तो बेटा दोनों की डेंसिटी हो सकता है पता हो, मतलब 4 चीजें हैं, ये दोनों तो गिवन ही होंगी, इन दोनों में से एक गिवन होगी, एक पूछी होगी। आई होप मैं आपको समझा पाऊं प्यारे बच्चों। तो ये हो गई बैरोमीटर की कहानी। ये किसकी कहानी हो गई? बैरोमीटर की कहानी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, बैरोमीटर पे ना छोटे छोटे हमको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और हमने 25 सेंटीमीटर की ट्यूब ली। तो कह देंगे बताइए यहां पे ऊपर टॉप पे प्रेशर कितना है, यहां पे टॉप पे प्रेशर पूछ लेंगे। तो बेटा कितना होगा टॉप पे प्रेशर? यहां पे 75 है, 25 ऊपर गए तो क्या बचा यहां पे प्रेशर? 50 सेंटीमीटर ऑफ H, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। अब कोई फिर कह सकता है कि यहां पे हमने क्या किया, ट्यूब में छेद कर दिया, तो क्या मरकरी बाहर आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे 50 मान लो 10 नीचे छेद है तो 60 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 75, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, बिल्कुल नहीं आने देगा। हाँ बल्कि यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो ये पुश करेगा, यहाँ से मरकरी बाहर निकलने लग जाएगी, है ना। और कब तक निकलेगी बेटा? पूरी की पूरी निकल जाएगी। ऐसा कैसे कह सकता हूं? क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा ना, क्योंकि अब यहाँ तो 75 हो ही गया, यहाँ पर भी 75 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ ज्यादा हो? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी बचती तो 75 प्लस 5 80, तो यहां से प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्लो कर जाएगा। तो बेटा बिल्कुल बराबर ही लेवल आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह प्रेशर बराबर है ना। वो तो पहले हमने क्या किया, पूरी मरकरी भर के ऐसे पलट के उठाया था, है ना।
तो बेटा अंदर 0 प्रेशर था, है ना, इसलिए वो मतलब यहां पे प्रेशर ज्यादा था, उसमें पुश कर दे रहा था। और कब तक कर पाता है, अगर मरकरी ट्यूब की जो लेंथ है वो 75 से ज्यादा, फिर नहीं कर पाएगा। अब ये 75 सेंटीमीटर ऑफ एच हो गया, इसके बाद और नहीं बढ़ सकता। हाँ, इसमें भी अगर छेद ब्रेक कर दोगे यहां पे तो भी मरकरी बाहर नहीं आएगी, ये पुश करके बल्कि मरकरी को पूरा बाहर निकाल देगा। क्लियर हो गया? ये बेटा क्यों ऊपर चढ़ता है बेटा, आप ना मतलब सिंपल सी बात सोचिए, आपने पूरा अगर इसमें भर के अगर उठा दिया ऐसे ऊपर, थोड़ा सा ही उठाया मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो यहां 10 सेंटीमीटर ऑफ एच का प्रेशर है, यहां पे 75, तो इसलिए पुश करता है, इसलिए ऊपर चढ़ जाता है। मान लीजिए ऊपर प्रेशर 0 हो, भी आपने अचानक से खींच दिया, अभी मरकरी पूरी चढ़ी नहीं है, यहाँ 10 सेंटीमीटर ही चढ़ी, तो यहाँ पे 75 का प्रेशर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का प्रेशर, ये कम है, इधर से ज्यादा रहा प्रेशर, इसलिए चढ़ जाता है। बेटा ये अगर आप कभी जीवन में नहाए हो तो अपने मग को, नहाने वाले मग में पूरा पानी ऊपर भरिए और बकेट में ऐसे करिए, आप देखिए कि मतलब पानी दिखने लग जाएगा आपको, पानी साथ साथ ऊपर आ रहा है। नहीं तो ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, बहुत कायदे से दिखेगा। छोटे होते एक्सपेरिमेंट भी करते थे बेटा, ग्लास को पानी पूरा भर के उस पर कार्डबोर्ड ऐसे ऊपर लगा के ऐसे यहाँ पे और ऐसे कर देते, कार्डबोर्ड गिरता नहीं था काफी देर तक। फिर गीला होने के बाद फटने के कारण बेटा यहां पर क्या होता है, इसका जो प्रेशर आता है rho g h into a वो कम होता है और pa into a ज्यादा होता था, इसलिए नहीं गिरता था। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा यहां हुई खत्म बैरोमीटर की कहानी। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है बॉयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बॉयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये क्या है बेटा, ये कंटेनर है, खूबसूरत है, इसमें मान लीजिए कोई बॉडी सबमर्ज्ड है, तो बेटा जो बॉयंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा इस पे, जो बॉयंट फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज नोन एज बॉयंट फोर्स, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रो वीजी। कितनी होती है बेटा वैल्यू, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कितनी होती है बेटा वैल्यू, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अच्छा बेटा आर्किमिडीज साहब कहते हैं फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इज नोन एज बॉयंट फोर्स एंड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। साथ साथ बोलते रहे, एक एक पॉइंट सुनते रहे, लिखते रहे बेटा, तभी फायदा हो पाएगा। तो बेटा बॉयंट फोर्स क्या है बेटा, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा वो बॉयंट फोर्स होगा। मतलब यहां पर अगर फ्लूइड होता तो उसका वेट क्या होता, रो एल, उसकी डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, रो एल वीबी जी, है ना। यहां पर जो लिक्विड आएगा उसका जो वेट होता रो एल वीबी जी, ये हो गया बॉयंट फोर्स। आया, यस बिल्कुल आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, रो एल वीबी जी आ गया बॉयंट फोर्स। क्लियर हो गई है? हाँ, अब ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो बेटा जो बॉयंट फोर्स है वो आता किस कारण से है बेटा, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स है। प्रेशर कंटेनर की शेप पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो बेटा यहाँ लोहा हो, ये जो मटेरियल है लोहे का हो, लकड़ी का हो, ग्लास का हो, है ना, ये ब्रास का हो, किसी भी चीज का हो, बेटा जो लिक्विड का फोर्स आना है वो मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट होगा। पहली बात, सही बात है। पर अगर सोचो यहाँ पे वही लिक्विड होता तो भी प्रेशर इनटू एरिया फोर्स वही आता, पर वो फिर लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता। इसका मतलब क्या हुआ, जितना इस जगह पे अगर लिक्विड होता वो लिक्विड इक्विलिब्रियम होता, तो जितना उसका वेट होगा, जितना उसका वेट होगा रो एल वी जी, उतना ही बेटा बॉयंट फोर्स आएगा और उसी जगह पे आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की जगह पे, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो बॉयंट फोर्स कहां एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्योंकि बेटा सोच के देखो, अगर पानी है, आपने उसको हाथ से ना पानी को ऐसे आपने एक अपना हाथ ऐसे किया और इस तरीके से कर, तो ऐसे थोड़ा ना आपके हाथ को वापस रोटेट करें, नहीं होता ऐसा। इसका मतलब क्या है, कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि आपने पानी को पकड़ के ऐसे घुमाया, हाथ से डाल के पानी ऐसे करा और आपने ऐसे किया, तो वहीं हाथ रुक जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपके हाथ को ऐसे को मोड़ता चला जाए, पानी मोड़ दे आपके हाथ को ऐसे फिर फर्दर, या वापस लाने की कोशिश करे, ये भी नहीं होता है। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस जगह पे बॉयंट फोर्स लगे और जिस जगह पे सेंटर ऑफ मास वेट होगा वो अलग अलग जगह नहीं हो सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे ही आप इसको टर्न करते हैं तो बेटा ये इधर को पहुंच जाता और ये इधर को, तो बेटा ये तो वापस लाना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ना ही ऐसा हो सकता था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर होता और बॉयंट फोर्स का जो सेंटर है वो नीचे होता। तो ऐसे करने पे फिर क्या होता, ये तो बेटा फिर आपका हाथ ऐसे घूमता चला जाता, ऐसा भी नहीं होता है, वो वहीं का वहीं रहता है। इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे हैं। इससे क्या होगा, जब घूम भी जाएगी बॉडी तो भी दोनों यहीं पे होंगे।
तो भी एक ही पॉइंट पे लग रहे होंगे, तो घूमने की टेंडेंसी नहीं है। तो बेटा बॉइंट फोर्स एक्ट एट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यहाँ पे पानी होता तो जहां उसका सेंटर ऑफ मास होता वहां पे बॉइंट फोर्स लगता है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। कैसे पता लगा कि सेंटर ऑफ मतलब जो बॉइंट फोर्स है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर है? क्योंकि लकड़ी, लोहा, कांच कुछ भी होता उतना ही होता बॉइंट फोर्स, और पानी होता तो पानी इक्विलिब्रियम में होता। इसका मतलब जितना इस जगह पे पानी आएगा उसका जो वेट होगा उतना ही बॉइंट फोर्स होगा। मतलब पानी होता तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता, मतलब जितना बॉइंट फोर्स होता वही वेट होता। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए फिर मिटाते हैं इसको। ये तो समझ में आ गया भैया? बिल्कुल आ गया। तो बेटा मैंने आपको बताया बॉइंट फोर्स क्या था, रो एल वी जी। बेटा मैंने आपको क्या बताया, बॉइंट फोर्स क्या होता है, रो एल वी जी, है ना। कि अगर ध्यान से समझिए, ये एक बॉडी है जो पानी के अंदर है। मैंने आपको बताया कि भैया देखो, अगर लोहा होता तो डूब जाता, लकड़ी होती तो ऊपर आ जाती, पर पानी होता तो वहीं का वहीं रहता। मतलब पानी का जो वेट होगा उतना ही उस पर बॉइंट फोर्स होगा। करेक्ट है? लेकिन सोच के देखो बेटा, अगर ये कंटेनर हो और ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो, बेटा फोर्स तो बेसिकली प्रेशर इनटू एरिया से आना ना। पहले प्रेशर का वेरिएशन रो जी एच से हो रहा था, अब कैसे होगा, रो जी प्लस ए इंटू एच। तो पी डी ए का समेशन से बेसिकली आया, मैंने इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाया, पर आता तो उसी से ना। पी इंटू डी ए का इंटीग्रेशन मैंने लॉजिक से बता दिया। तो पी डी ए के इंटीग्रेशन से बेटा आता है रो वी जी। अगर प्रेशर रो जी एच से वेरी करेगा तो रो वी जी आ जाएगा, और रो जी प्लस ए इंटू एच से वेरी करे तो रो वी जी प्लस ए आ जाएगा। दैट इज रो वी जी इफेक्टिव कह देना चाहिए, क्योंकि अगर ए से नीचे आ रहा हो तो रो वी जी माइनस ए हो जाएगा। बेटा अगर ये ए से ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए हो जाएगा, जी इफेक्टिव। अगर ए से नीचे आएगा तो जी माइनस ए हो जाएगा। ए से इधर जाएगा तो जी ए तो हो जाएगा अंडर, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा इस केस में, जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो बेटा जो बॉइंट फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रो वी जी इफेक्टिव, रो वी जी इफेक्टिव, और जी के अपोजिट डायरेक्शन में, जी इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। जी के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बेटा अगर फ्लूइड की रिस्पेक्ट, अब मैं कंटेनर की रिस्पेक्ट में देखूंगा, यहाँ पे जो पानी है वो तो इक्विलिब्रियम में है, तो जितना उस पे mg इफेक्टिव लग रहा है उतना ही उस पे प्रेशर इनटू एरिया से फ्लूइड के कारण फोर्स आ रहा हो, तभी वो इक्विलिब्रियम में हो। तो g इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन में, g इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन में। अब बेटा एक चीज और होती है, कभी कभी पता है हमको परेशान करने के लिए आईआईटी में बोल देंगे, है ना। मेंस में मेरे को उम्मीद नहीं रहती है कि ऐसी चीजें आए, मेंस या नीट में, है ना। एडवांस में कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि भैया ये जो फ्लूइड है वो चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दी इनने, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी मान लो है सिग्मा, मतलब वन वॉल्यूम पे चार्ज सिग्मा। अब बेटा ध्यान से समझिए, इस कंडीशन में क्या आएगा बेटा, देखो मैं फिर से वही बात कहूंगा, अगर पानी होता, अगर यहां पे यही फ्लूइड होता तो ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होता, है ना। अब इसका वेट लग रहा होता रो वी जी, ठीक है, और इस पे एक QE बेटा सिग्मा इंटू वी, वन वॉल्यूम पे चार्ज सिग्मा है तो सिग्मा वी ये हो गया चार्ज इंटू ई, QE हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, ये टोटल फोर्स लग रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब बॉइंट फोर्स क्या आ रहा होगा, बॉइंट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर होगा और इनसे अपोजिट, मतलब एक रो वी जी भी आ रहा होगा और एक इधर को भी आ रहा होगा, सिग्मा वी। मतलब आपको करना क्या होता है, बॉइंट फोर्स निकालने के लिए आप उसके बदले फ्लूइड रख दीजिए, फ्लूइड पे जो फोर्स लग रहे हैं बना दीजिए, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन लगा दी, क्योंकि फ्लूइड होता तो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होता। कभी ऐसा नहीं होता कि पानी के अंदर, मतलब बकेट में पानी अचानक से उछल के बाहर को आ जाए, या अचानक से आप देखें कि पानी का एक पर्टिकुलर लंप नीचे को भाग रहा हो, पानी भागता हुआ दिखाई देता है जब आग लगाओ। लेकिन बेटा अगर आराम से स्टेबल है, कोई आग वाग नहीं लगाई जा रही, वहीं का वहीं रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब जितना उस पर मतलब वेट है उसका उतना ही पॉइंट फोर्स आ जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती तो जितना उस पर ये होता वो तब भी इक्विलिब्रियम में रहता, पानी होता तो पानी इक्विलिब्रियम में होता, तो उतना ही बस पॉइंट फोर्स आ जाए। तो बेटा आपको बस कंटेनर की रिस्पेक्ट में फोर्सेस बनाने हैं, और कंटेनर की रिस्पेक्ट में फ्लूइड रेस्ट पे, इसलिए जो लिक्विड के कारण फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो इतना आएगा कि ताकि नेट फोर्स जीरो जाए, रो वी जी आ रहा था रो वी जी आ जाएगा, सिग्मा वी ई आ रहा था सिग्मा वी ई आ जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है।
आ गया भैया? बिल्कुल आ गया। तो बेटा मैंने आपको बताया बॉइंट फोर्स का था रोएल वीजी, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। लेकिन अगर मान लो पूरी बॉडी अंदर ना हो, इतना सा ही पार्ट अंदर हो, तो बेटा पॉइंट फोर्स कितना आएगा? जो पार्ट अंदर सबमर्ज्ड है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, रो एल वी एस जी, ये आएगा पॉइंट फोर्स। करेक्ट है। अब कोई पूछे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, इसकी कितनी वॉल्यूम पानी में? बेटा अगर आपने टाइटैनिक देखी ना, उसमें बोलता है कि आई कैन स्मेल आइस। उसको घमंड होता है कि भाई मैं तो मतलब आइस को स्मेल कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मतलब उसको आइस क्यों नहीं दिखाई दी बेटा? क्योंकि ना मतलब आइस का बहुत थोड़ा सा पार्ट मतलब बाहर होता है, बाकी तो पूरा का पूरा बहुत बड़ी चट्टान अंदर होती है, जो दिखने में छोटी सी दिखती है, अंदर बहुत गहरा होता है पानी के अंदर आइस। तो बेटा रोएल वी एस जी, ये क्या हो गया बेटा? पॉइंट फोर्स। उतना ही इसका वेट भी हुआ, रो बॉडी वी बॉडी जी, बेटा ये हो गया वेट एम जी, है ना, और बेटा उतना ही पॉइंट फोर्स हो गया। तभी बेटा इक्विलिब्रियम होगा ना, जितना नीचे जितना पॉइंट फोर्स आएगा ऊपर, उतना ही अगर वेट होगा, वेट क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू जी वेट, और रोएल वी एस जी, ये हो गया बेटा पॉइंट फोर्स। इनको बराबर कर दिया। अब वी एस अंदर है वीबी में से, वॉल्यूम ऑफ वीबी में से वी एस अंदर है, तो 1 में से कितना अंदर है? वी एस बाय वीबी, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा निकल के? रो बी बाय रो एल। ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन लिक्विड। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन लिक्विड। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन लिक्विड। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा। फिर बता देता हूं, अगर वीएस वॉल्यूम पानी के अंदर है तो पॉइंट फोर्स कितना है? रो एल वी एस जी, और वेट कितना है? रो बी वी बी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास ऑफ बॉडी इनटू जी। जी को काटी, वीएस अंदर है वीबी में से, तो 1 में से कितना अंदर है? वीएस बाय वीबी। 1 में से जितना अंदर उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, कितना अंदर है 1 में से। मतलब अगर कभी कोई कहे कि मेरा वेट बढ़ गया, 50 से 60 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना है? तो 10 का इंक्रीज है ना, 50 से 60 हुआ, 10 का इंक्रीज है 50 में, तो 1 में कितने का इंक्रीज है? 10 बाय 50। तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब 1 में चेंज। फ्रैक्शनल फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम समझ मतलब 1 में से कितना पार्ट डूबा हुआ? वीएस डूबा हुआ वीबी में से, तो 1 में से वीएस बाय वीबी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? रो बी बाय रो एल। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन लिक्विड इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब एक बात और बताना चाहता हूं। सोचो, अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो तो बेटा बिल्कुल पक्का है ना कि उसको नीचे डूबना ही पड़ेगा, तो वो नीचे आ ही जाएगा, हाँ कि ना? रो बी ग्रेटर देन रो एल हो तो बॉडी सिंक कर जाएगी, तो बॉडी सिंक कर जाएगी, क्योंकि रो बी वीबी जी रो एल वीजी से ज्यादा है। और अगर रो एल रो बी से ज्यादा हो तो अगर हम पूरा अंदर करते हैं तो बेटा ऊपर को फोर्स ज्यादा आ जाएगा, तो फिर वो पूरी नहीं डूबेगी, कुछ मतलब फिर वो फ्लोट करेगी। और अगर बराबर हो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर मैं जहां कर दूंगा जितना वेट है उतना ही पॉइंट फोर्स है, जिस जगह रखूंगा उस जगह इक्विलिब्रियम, यहां पे भी इक्विलिब्रियम, यहां पे भी इक्विलिब्रियम। हालांकि रो एल इक्वल टू रो बी के लिए लोग कई बार ना ये कह देते हैं कि यहां पे ही इक्विलिब्रियम रहेगी, जस्ट डूब के तैरेगी। ये गलत है, ये गलत है बेटा। उसको यहां पे कर दोगे तो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जितना वेट है उतना ही पॉइंट फोर्स अभी भी इक्विलिब्रियम में। तो बेटा रो एल इक्वल टू रो बी के लिए जहां रखोगे वहीं रहेगी, जहां रखोगे वहीं रहेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। एक बार नोट कर लेंगे, रो एल ग्रेटर देन रो बी के लिए सिंक, रो एल ग्रेटर देन रो बी के लिए फ्लोट करेगी, रो बी ग्रेटर देन रो एल के लिए सिंक, बॉडी की डेंसिटी क्या होगी? सिंक। और रो एल इक्वल टू रो बी के लिए क्या होगी? जहां रख दोगे वहीं रहेगी, है ना? ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो जेईई मेंस या नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आसान आसान क्वेश्चंस। बेटा ये देखो, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक आइस रख दी मैंने, आइस का है ना क्यूब डाल दिया। मैं जानता हूँ कुछ पार्ट बाहर रहेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती। कितना बाहर रहेगा मान लो अगर कोई ये पूछ ले? बेटा आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अभी बताया था फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम समझ, कोई पूछे कितना परसेंटेज अंदर है, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अंदर है, तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम समझ क्या था, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी टू दैट ऑफ लिक्विड, दैट इज 0.9 आ जाएगा। कैसे निकाला था याद दिलाता हूं, अगर स्मॉल वी पानी में है कैपिटल वी में से, तो रो बॉडी इंटू वी कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम इंटू जी, ये तो नीचे को आ गया वेट, ये हो गया mg, और रो एल वी जी ये हो जाएगा बॉइंट फोर्स। इक्विलिब्रियम में तो बराबर कर देंगे। अब कैपिटल वी में से स्मॉल वी पानी के अंदर, तो 1 में से कितना पानी के अंदर है, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, रो बी बाय रो एल, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, रो बी बाय रो एल, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.9। तो 1 में से 0.9 अंदर, तो 100 में से 90% अंदर है ना। अब कोई कह दे कि अगर मान लो जब ये पिघल जाएगा, जब ये आइस पिघल जाएगी, तो पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा, है ना, या बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले। तो बेटा बस मैं आपको यही कह सकता हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, कि आइस ने कितना पानी का वेट डिस्प्लेस किया है, बेटा जितना वेट है उतना ही पॉइंट लग रहा है फोर्स, मतलब इतने पानी का जो वेट होगा ना बेटा, वो पॉइंट फोर्स होगा, और इतने पानी के वेट के बराबर इतने आइस का वेट है। और जब आइस बनेगा पानी, तो आइस का वेट तो चेंज होगा नहीं, वेट तो वही रहेगा। तो इतनी आइस का वेट और इतने पानी का वेट बराबर है, मतलब इतनी आइस इतने पानी में ही कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज ना तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना पानी का लेवल घटेगा। बेटा अब आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा आइस में हम जानते हैं वैक्यूल्स होते हैं कुछ, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो पिघल पिघल के इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो बेटा क्या होता है, ना तो लेवल बढ़ता है ना तो लेवल घटता है। बेटा बेसिकली मैं फिर से बता दूं आपको, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, इतनी आइस का वेट नीचे लग रहा है, इतने पानी का वेट जो होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है पॉइंट फोर्स, ऊपर को लग रहा है, इतने पानी का वेट और इतनी आइस का वेट बराबर है, और इतनी आइस का वेट जब ये पानी बनेगा तो वेट तो चेंज होगा नहीं, और इतनी आइस का वेट इतने पानी के वेट के बराबर है, इसमें ही समा जाएगा। क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। पर अगर मान लीजिए इसके ऊपर मैं एक लोहे की चीज रख दूं, तो फिर क्या होगा पिघलने के बाद, बेटा देखिए ध्यान समझिए, अगर लोहे की चीज रखूंगा तो आप शायद मेरी बात समझ सकते हैं, किसी ने ये तो कहा नहीं कितने वेट की चीज रखी, लोहा या ग्लास कुछ भी कह लीजिए, इतना ज्यादा भी तो सकता उसको डुबा दे वो लोहा, है ना। अब देखो सोचो, अब अगर आइस में जो वैक्यूल्स है जब वो पिघलेगा, तो बेटा पक्का है कि पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, तो पक्का है कि पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने तो कंडीशन ये वाली ले ली, मैंने तो ट्रिक लगा ली, कंडीशन ऐसी ले ली जिसमें वो इतना ज्यादा है कि पूरा डूबा हुआ, अगर पूरा डूबा ना हुआ हो तो, बेटा पहली बात तो मेरे को कुछ कहा नहीं था ऐसा, लेकिन अगर मान लो अगर ऐसी कंडीशन लेनी भी है पूरा डूबा नहीं हो, तो आंसर तब भी सेम आएगा। आइए समझते हैं कैसे। पर बेटा जब आपको एग्जाम में सोचना हो जल्दी, आप भूल चुके हो आंसर, तो आप ऐसे सोच लें, जैसे मान लीजिए अब ये सिस्टम फ्लोट कर रहा है, बेटा अभी ये पानी में ये जो लोहे की चीज है ये फ्लोट कर रही है ना। अभी इसने पता कितना पानी का वेट डिस्प्लेस किया, अपने वेट के बराबर। आयरन की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो रो आयरन, ये डेंसिटी ऑफ आयरन इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन इनटू जी, इसको तैरते रहने के लिए इसको फ्लोट करें, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, बराबर रो वी जी। इसने जो पानी का वेट डिस्प्लेस किया हो, पानी की वॉल्यूम वो ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा जो इसका वेट है उस पर उतना ही पॉइंट फोर्स लगना चाहिए। तो इसने खुद के कारण जो एक्स्ट्रा मतलब इसको मतलब आइस को अंदर पुश किया हो, मान लो कैपिटल वी वॉल्यूम पुश किया हो, तो रो वी जी एक्स्ट्रा पॉइंट फोर्स है। अब रो कम है वाटर का आयरन से, इसलिए ये आयरन से रो इसका कम है तो वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, इसकी वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगी। लेकिन जब आइस पिघल जाएगी तो वो अपनी वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। पहले ज्यादा पानी को धकेल रखा, पानी का लेवल ऊपर था, बाद में कम धकेल रखा, पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोट वाले मिल जाते हैं, या मान लीजिए इसी पे कह देते, इस पे
एक लकड़ी का वुड का है, ठीक है, इस पे एक वुड का पीस फ्लोट कर रहा है। अब बेटा जब पिघलेगा तो क्या होगा, मैं यहां पे थोड़ा सा छोटा बना, जब पिघल गया तो भी बेटा वुड तो बेटा फ्लोट ही करेगी, करेक्ट। तो बेटा पहले भी उसने अपने वेट के बराबर वाटर का वेट डिस्प्लेस कर रखा था, पहले भी वो फ्लोट ही कर रहा था, अभी फ्लोट ही कर रहा है। आइस के कारण तो ना तो लेवल बढ़ना था ना घटना था। बेटा वुड ने पहले कितना डिस्प्लेस कर रखा था, वाटर का वॉल्यूम जितना उसका वेट था। बेटा पहले जो वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस करी होगी अभी भी वही डिस्प्लेस करी होगी, क्योंकि अभी भी वो फ्लोट कर रहे हैं। तो जितना पहले डिस्प्लेस करा था अभी भी उतना ही, तो वाटर का लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा। आप पाया है। तो बेटा डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम हो तो ना लेवल बढ़ेगा ना घटेगा, पर डेंसिटी अगर ज्यादा हो कि बाद में सिंक करने वाली चीज हो तो लेवल घट जाता है, ठीक है। आ पाया है, बिल्कुल आ पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे आपको क्वेश्चन और मिल जाते हैं। बेटा जो भी कॉन्सेप्ट बताया आइस, इसके लिए ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाता है आपको बोट के लिए। मान लो बोट में कह देते हैं लकड़ी की बॉल्स, अब इन लकड़ी की बॉल्स को बाहर फेंकेंगे तो बताइए लेवल बढ़ेगा या नहीं। बेटा पहले भी वो फ्लोट कर रही थी, बाद में भी फ्लोट करेगी। लेकिन अगर यही आयरन की होंगी तो पहले वो फ्लोट कर दी, बाद में डूब जाएंगी। पहले उसने अपने वेट के बराबर मतलब डिस्प्लेस कर रखा था फ्लूइड, बाद में अपनी वॉल्यूम के बराबर कर रखा है ना। तो बेटा आयरन की होंगी तो क्या होगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वो तैर रहा था, है ना, बोट को उसने डुबो रखा था। पहले उसने अपने वेट के बराबर वाटर का वेट डिस्प्लेस कर रखा था, और अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस करने के लिए वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस करनी पड़ेगी, अभी समझाया था। ये पर्टिकुलर पोर्शन को जहां से मैंने बोला है कि अब मैं कुछ आसान क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसको ध्यान से देख ली, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, कुछ बच्चों को आसान नहीं लगते, 2-3 बार देखेंगे तो पक्के से आ जाएगा। अब अगर इसमें आयरन होते हैं तो लेवल नीचे आता, और वुड वगैरह ऐसी चीजें होती तो लेवल वही का वही रहता। दैट इज वही चीज आपको बताई दोबारा से। चलिए आइए और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह देंगे कि ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, और ये यहां से बैलेंस कर रखा है। बहुत हल्के से इस तरफ हमने क्या किया, एक चीज को लोअर करते जा रहे हैं। जैसे मान लो जब ये यहां पे आ जाएगी तो बताओ ये किधर को पलटेगा, इधर को या इधर को? ये पलटेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो दोनों तरफ प्रेशर तो सेम ही आएगा ना, प्रेशर इनटू एरिया, दोनों तरफ से टॉर्क वही रहेगा, तो ना तो इधर को पलटेगा ना उधर को, इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। पर हल्के हल्के लेके पानी को झुला दी तो पलट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन। ये हिंज है यहां पे सेंटर पे, यहां पानी भरा हुआ, बताइए अब ये किधर को घूमेगा? अगर पहले मान लो पकड़ रखा छोड़ दी, किधर को घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो बेटा कैसे सोचेंगे, पीडीएस 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 पीडीएस, ये सारे के सारे नॉर्मल फोर्सेस हैं, तो सारे सेंटर से ही पास होंगे, सारे सेंटर से ही पास होंगे, तो टॉर्क इनका जीरो हो जाएगा। लेकिन इधर यहां पे प्रेशर कम होगा तो फोर्स कम आ रहा होगा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो किधर को घूमेगा, इधर को। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? बिल्कुल आया। चलिए आइए देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत छोटे छोटे मैं आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता दूं, ऐसे क्वेश्चन मतलब नीट में और मेंस में पूछ लिए जाते हैं कई बार। चलिए अच्छा, और अच्छा अब क्या होता है बेटा, देखो जैसे मान लो कोई कह दे ये है कंटेनर, ये एक वेइंग मशीन पे रखा हुआ है जिसकी रीडिंग आ रही है मान लो W1, और इसके ऊपर एक मैं स्प्रिंग बैलेंस से लेके आ रहा हूं, इसको नीचे लेके आ रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, और इसकी रीडिंग आ रही है लेट से W2। तो बेटा जैसे जैसे इसको नीचे लेके आऊंगा तो W1 और W2 पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा ध्यान से सोचिए, जैसे ही ये अंदर आएगा ना तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स बढ़ जाएगा, W1 की रीडिंग जैसे जैसे ही अंदर आएगा वैसे वैसे बढ़ेगी। और बेटा सोच के देखो, W1
W1 की जो रीडिंग है वो बेसिकली नॉर्मल फोर्स ही तो है, और W2 टेंशन। जो टोटल फोर्स है एक्सटर्नल बेटा वो तो T प्लस N है, वो तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं। तो इसकी जो रीडिंग है, क्योंकि इसमें पॉइंट फोर्स लगेगा, आप सोच भी सकते हैं इसकी जो रीडिंग होगी W2 की, जब तक वो फुली अंदर आ नहीं जाता तब तक घटेगी, लगातार घटती चली जाएगी। क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा, अब उसके बाद जब वो इसके ऐसे अंदर जा रहा होगा, यहां से यहां आ रहा हो, तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पॉइंट फोर्स कांस्टेंट है, तो ये रीडिंग भी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद क्या होगा बेटा, जब उसको टच होने लग गया, जब वो नीचे कंटेनर को पूरा टच कर गया, अभी खिंचाव है, अब जब इसको इधर लेकर तो ढीला पड़ेगा, तो इसकी टेंशन कम होगी, ये जो टेंशन है कम होगी, तो यहां पे नॉर्मल चाहिए होगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो बेटा टेंशन तो कम होने लग जाएगी, टेंशन तो कम होने लग जाएगी। दैट इज जो W2 है वो तो अब और कम होने लग जाएगा, और अगर ये कम हुआ तो ये उतना ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि टोटल तो कांस्टेंट ही रहेगा, N प्लस T बराबर टोटल वेट होगा ना, जो ऊपर को फोर्स है वो टोटल वेट को बैलेंस कर रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी पता क्या क्या देंगे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे। चेंज क्या होगा प्यारे बच्चों, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, अब कंडीशन क्या है बेटा, वेरी सिमिलर ही है, मैंने आप बता ही दिया आपको, है ना। इसकी जो रीडिंग थी वो W1 थी, इसकी जो रीडिंग थी वो W2 थी। टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रफ्तार से इसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो बेटा इसकी तो रीडिंग कम होगी टाइम के साथ साथ, पर यहां पर अब इसकी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो जैसे ही अंदर आएगा पानी थोड़ा गिर जाएगा, तो ρgh प्रेशर वही रहेगा, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स नीचे को वही रहेगा, तो पहले ये कांस्टेंट है। अब आप कहोगे कि टोटल कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं बेटा पानी गिर गया ना, पानी गिर गया, तो बेटा टोटल कांस्टेंट नहीं रहेगी, टोटल डिक्रीज करे। अब जब ये पूरा अंदर आ गया और ऐसे जा रहा होगा यहां, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब बॉइंट फोर्स बढ़ नहीं रहा है। पहले जब ये यहां से यहां पे आता बॉइंट फोर्स बढ़ रहा था, पहले थोड़ा कम पानी में था, फिर ज्यादा पानी में, तो बॉइंट फोर्स बढ़ गया, तो W2 कम हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम तक ऐसा होगा, उसके बाद क्या होगा, जब वो टच हो गया, फिर तो वही सिचुएशन आ गई जैसा भी पिछले वाले केस में बताया। अब जब आप इसको नीचे लेके आओगे, तो इसमें जो टेंशन है वो कम होगी, तो ये बढ़ेगा, ये टेंशन अब इसकी कम होगी, है ना, तो W2 अब और कम होगा। मतलब इसका ग्राफ तो सिमिलर ही आ रहा है बिल्कुल, लेकिन इसके ग्राफ में क्या फर्क आएगा, अब जब ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये टेंशन कम हो गई तो इस पे आएगा, तो ये भी तो इस पे इक्वल अपोजिट लगाएगा, तो इस पे फोर्स बढ़ जाएगा, W1 की रीडिंग अब बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पानी गिर नहीं रहा है, तो जितना ये घटेगा उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, इसमें भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बड़े आराम से कर पाते हैं, है ना। तो बेसिक सी चीज ये है, कभी कभी तो सिंपल ऐसे ही पूछ लेंगे, पहले W1 और W2 थी रीडिंग, इसकी रीडिंग W2 थी, इसकी W1, जब इसको इसके अंदर करेंगे तो होगा क्या, टोटल सम तो कांस्टेंट रहेगा W1 प्लस W2, पूरा भरा हुआ नहीं है, लेकिन W1 बढ़ जाएगी और W2 कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें पॉइंट फोर्स है, W2 की रीडिंग कम हो जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बड़े आराम से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग अ सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड एज शोन इन फिगर इज T0। पहले फिगर बनाए थे, ठीक है। ये कह रहे हैं ये पानी में है, ठीक है भैया। कह द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द सॉलिड ब्लॉक, इसमें जो टेंशन है बेटा ये T0 है, ठीक है भैया। अब कह रहे हैं अभी सिस्टम रेस्ट पे था, व्हाट विल बी द टेंशन इफ द स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग इफ द सिस्टम हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन है।
अब अगर एक्सेलरेशन ए कर दें ऊपर को तो क्या हो जाएगी, पहले क्या था, पहले बेटा रो वीजी ऊपर को होगा, ठीक है, वॉल्यूम इनटू मान लो सॉलिड की जो डेंसिटी थी मान लो डी थी, वी डी जी नीचे को होगा, तो रो वी जी इज इक्वल्स टू वी डी जी प्लस टी नॉट। अब इसको एक्सेलरेशन दे देते हैं ऊपर को तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो गया तो यहां जो आदमी खड़ा होगा वो क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा भैया, वो खड़ा हुआ है भैया। अब देखिए, अब बेटा बॉइंट फोर्स तो रो वी जी इफेक्टिव होता है तो बता ही चुका हूं, जी प्लस ए आ जाएगा यहाँ पे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टेंशन कुछ टी हो जाएगी, टी नॉट से कुछ टी हो गई, सही बात है, सही बात है। वी डी जी नीचे को हो गया। अब अगर आपका मन कर रहा है कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखना है, वो कहेगा इक्विलिब्रियम में, और लेकिन वो एक सूडो फोर्स भी लगाएगा, है ना, तो वो वी डी जी प्लस ए आ जाएगा, एम जी के बदले एम जी प्लस ए आ जाएगा। तो अब क्या आएगी इक्वेशन, रो वी जी प्लस ए इज इक्वल्स टू वी डी जी प्लस ए प्लस टी। तो यहां से टी में बेटा फर्क क्या आ गया, रो वी जी माइनस वी डी जी था, यहां पे टेंशन क्या निकल गया, रो वी जी प्लस ए माइनस वी डी जी प्लस ए। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल बात है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कह दो आया आया सर। तो ये हो गया बेटा आंसर, है ना। तो पहले टेंशन टी नॉट थी, बस खाली कह सकता हूं जी के बदले जी प्लस ए आ गया, तो बस मैं इसको ये कह सकता हूं टी नॉट बाय जी इंटू जी प्लस ए। कोशिश करिए ध्यान से फील करने की, आप ये समझिए यहाँ पे रो वी जी माइनस वी डी जी था, अब यहाँ पे रो वी जी प्लस ए माइनस वी डी जी प्लस ए, जैसे जी से डिवाइड कर दिया फिर जी प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कह दो आया आया सर, बहुत शानदार बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। हाँ हालांकि है आसान पर है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना, कोई खास मुश्किल बात नहीं है ना। चलिए ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल पीस ऑफ मास 10 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग elongates 10 centimeter over its natural length to keep the piece in equilibrium. A beaker containing water is now placed below the piece so as to immerse the piece completely in water. Find the elongation of the spring, है ना, डेंसिटी मेटल की 9000 है और जी को कह रहे 10 एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। पहले जब वो एयर में था, है ना, हमने क्या किया, 10 ग्राम का एक पीस लटकाया, 10 ग्राम का एक पीस लटकाया, है ना, जिसकी डेंसिटी है बेटा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पहले वो 10 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है, जब उसके नीचे उसको पानी में डाल दिया स्प्रिंग के साथ लटका के, तो बेटा तब कितना इलोंगेशन आएगा ये बताना है। ऐसे करता हूं मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, एक सेकेंड बस, पहले सिचुएशन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है प्यारे बच्चों, जब हवा में देखा तो इलोंगेशन आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जब इसी को पानी में डाल दिया तो कुछ कम आएगा, दिखा भी रखा मैंने, कुछ कम आएगा क्योंकि कुछ बॉइंट फोर्स आ जाएगा, तो उतना खिंचाव नहीं आना पड़ेगा ना बेटा, उतना जोर से नहीं खींच रहा नीचे को, पहले mg से खींच रहा, अब mg माइनस रो वीजी से खींचेगा, कह दो आया बेटा। मैं बस आपको इतना कह सकता हूं कि x1 मान लो पहले इलोंगेशन x1 था जिसकी वैल्यू 10 है मैं जानता हूं, वो होगा VDG के बराबर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी। बाद में kx2 जो ऊपर को फोर्स आएगा, पहले kx1 आ रहा था, VDG पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब साथ में एक रो VG भी है, तो kx2 प्लस रो VG बराबर VDG होगा, करेक्ट है, करेक्ट है। तो kx2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VDG माइनस रो VG। तो x1 बाई x2 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों निकल के, x1 10 है मालूम है, VG तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, है ना, कतले आम हो जाएंगे भाई। डेंसिटी इसकी 9000 थी, खाली d अपॉन डी माइनस रो, अब 9000 माइनस वाटर की डेंसिटी होती 1000, तो नीचे क्या आ जाएगा 8000। ये 10 सेंटीमीटर x2 निकालना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना।
आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा और आप बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना। बेटा ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें है कि एक वुडन ब्लॉक है ना, जो कि जिसका मास m है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है पानी में, कुछ पानी के अंदर डूब के तैर रहा है। दैट इज इस पे जितना बॉइंट फोर्स होगा उतना ही इसका वेट होगा। अब हमने इसको हल्का सा अंदर x पुश किया और कह रहे हैं प्रूव करो ये SHM करेगा एंड हेंस फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पर सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पर सिचुएशन है, मेरे पास एक ये वुडन लॉग है ना, जो कि इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जितना इस पे बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, ये कुछ पोर्शन इसका पानी के अंदर है और कुछ पोर्शन पानी के बाहर है। तो बेटा जो बॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, करेक्ट है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्स नीचे शिफ्ट किया है। जब हमने इसको एक्स नीचे शिफ्ट किया तो बेटा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। एक्स्ट्रा फोर्स जो आएगा बेटा, क्योंकि पहले जो बेटा बॉइंट फोर्स था वो तो वेट से बैलेंस था ही, अब जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, बेटा वही नेट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले टोटल फोर्स कैंसिल थे। जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स्ट्रा आ रहा है वही रिस्टोरिंग फोर्स, जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ रहा है वही रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, एक्स अंदर गया तो रो ए एक्स जी एक्स्ट्रा फोर्स आया। एंड वेन एवर रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, कंपेयर इट विद एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और कभी कभी हमको प्यारे बच्चों सिचुएशन मिल जाती है जब जो ब्लॉक होता है वो इस तरीके का होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उस पर भी आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कह देंगे एक वुडन स्फीयर है जिसकी डेंसिटी इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एंड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इट विल अंडरगो SHM। एंड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन कह देंगे, इसमें तो बड़ा ऑसिलेशन होगा तो भी SHM रहेगा, लेकिन इसमें क्या है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं देखो अगर डेंसिटी हाफ कह रखी है, मैं आपको याद दिला दूं कोई भी शेप की बॉडी हो, अगर स्मॉल v पानी के अंदर है तो रो एल वी जी ये बॉइंट फोर्स आया, और रो सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी ये mg हो गया वेट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो बेटा स्मॉल v पानी के अंदर है, कैपिटल V में से 1 में से कितना पानी के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड, और वो क्या आ जाता है रो एस बाय रो एल, जिसकी वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है यहां पे आप देखिए ध्यान से, हाफ दे रखी है ना, d बाय रो w मेरे को हाफ दे रखा, तो आधा पानी में। इसका मतलब बेटा अब जब मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगा तो थोड़े से के लिए तो मैं मान सकता हूं एरिया वही का वही रहेगा, πr², है ना। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कह दें कि एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो मतलब आधा पानी में डूबा हो, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूं। अब कह दें इसको अगर थोड़ा सा अगर अंदर करेंगे, बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, कंडीशन तो यही है ना, थोड़ा सा जब अंदर करें तो एरिया आप यही मानिए। अब अगर x अंदर के कह रहे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इट विल अंडरगो SHM, तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स क्या आएगा, πr² एरिया a इंटू एक्स, एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर भी रो a x g, ये आ गया एक्स्ट्रा फोर्स, और एक्स्ट्रा फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स है। एक्स्ट्रा फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, कंपेयर इट विद m²x, ओमेगा निकालिए 2π/t के बराबर कर डालिए। तरीका क्या था बेटा, बस बेसिकली आपको देखना होता है जो भी एक्स्ट्रा फोर्स आया, जब भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही, क्योंकि पहले जो फोर्सेस लग रहे थे, जो एक्स्ट्रा फोर्स आया वही तो वापस लेके आएगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा प्यारे बच्चों वही तो वापस लेके आएगा। बस एक्स्ट्रा फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स तो होती है SHM की कंडीशन, कंपेयर इट विद m²x, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। बहुत शानदार, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 2l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हिंज्ड एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ अ टैंक एज शोन इन फिगर। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट l। बेटा एक टैंक है, l हाइट तक भरा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, और उसमें एक वुडन प्लैंक है जिसकी लेंथ 2l है, जिसकी लेंथ क्या है प्यारे बच्चों 2l, और यहां से हिंज्ड है। ठीक है, तो यहां से हिंज्ड है, और ये थीटा बेटा ये अननोन है, यही मेरे को बताना है। ठीक है, कह रहे हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लैंक इज 0.5, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 0.5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है भैया।
अब पूछा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा है मेरे से है फाइंड द एंगल थीटा द प्लैंक मेक्स विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, आइए करते हैं। कह रहे एक्सक्लूडिंग द केस थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 पे तो इक्विलिब्रियम में रह ही सकता है, अब किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम में रहे तो वो बताएं। चलिए आइए, सबसे पहली बात, इसकी लेंथ 2l है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो बिल्कुल सेंटर पे होगा, यूनिफॉर्म रॉड है, और वो कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, ए इंटू 2l, ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, ये हो गया वेट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहां पे लगेगा, एल पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब कितना पोर्शन पानी में, एक्स मान लेते हैं, और एक्स होगा क्या, एल अपॉन कॉस थीटा। बेटा बेस अपॉन कॉस थीटा हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज होगा बेस अपॉन कॉस थीटा, दैट इज एल अपॉन कॉस थीटा। ये जो लेंथ हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये एल अपॉन कॉस थीटा हो गई, ठीक है ना। अब इस पे पॉइंट फोर्स लगना है, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड पार्ट की वॉल्यूम आ गई, और वो कितना आएगा, रो वाटर इंटू ए इंटू एल बाय कॉस थीटा इंटू जी, ठीक है। और कहां पे लगेगा बेटा, वो लगता है सेंटर ऑफ बॉयंसी पे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, दैट इज उस जगह पे अगर पानी होता तो जहां उसका सेंटर ऑफ मास होता, दैट इज अगर इसको एक्स कह दूं तो x/2 पे। करेक्ट है। अब बेटा हिंज से कुछ फोर्स आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, किधर को आ रहा होगा, ये तो बिल्कुल पक्का है, दो फोर्स अगर y में तो तीसरा भी y में हो तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में। x में तो नहीं हो सकता, fx तो पक्का 0 ही होगा। अब इसके अबाउट बेटा, अब fy में से पूछा नहीं तो मैं निकालूंगी, मेरे से थीटा पूछा, निकालना मैं बिल्कुल निकालूंगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस करके, ठीक है। अब अगली बात प्यारे बच्चों ये है कि अब टॉर्क बैलेंस करें, ds डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ए इंटू 2l इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या होगा, एल साइन थीटा। अगर ये थीटा आप कह सकते हैं ये भी थीटा है, ये एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसका जो टॉर्क आएगा सर वो कितना आएगा, बस ये फिगर में हौच पौच हो रही, चीजें ज्यादा हैं इसलिए ऐसा करता हूं, मिटोता जाता हूं एक बार एक एक करके चीजें, ये दोबारा बना देता हूं। अब बेटा ये L है, ठीक है, तो ये अगर L है, ये अगर L है तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, L बाय कॉस थीटा, ये क्या होगा, L बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा इस पे जो पॉइंट फोर्स आएगा बेटा वो कितना आएगा, रो वाटर इंटू ए इंटू एल बाय कॉस थीटा, ठीक है, एल बाय कॉस थीटा ये हो गई, रो ए एक्स जी, ये हो गया पॉइंट फोर्स। अब अगर ये एल बाय कॉस थीटा तो आधा कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, एल बाय 2 कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये चीज इसके अबाउट ले रहे फोर्स इंटू परपेंड, ये क्या हो जाएगा, एल बाय 2 कॉस थीटा साइन थीटा, एल बाय 2 कॉस थीटा ये चीज है इंटू साइन थीटा, तो रो वाटर इंटू ए एल बाय कॉस थीटा, एल बाय कॉस थीटा इंटू ए, ये वॉल्यूम हो गई पानी के अंदर, रो वी जी, ये हो गया बॉइंट फोर्स, एल बाय 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया बॉइंट फोर्स। बस बेटा कुछ नहीं, अब क्या कर दो, कत्लेआम कर दो भैया, इधर उधर से काटा पीटी करो। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या गिवन थी, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 2, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 2, आप लिख सकते हो, ए काटो एल काटो जी काटो एल काटो, ए काटो एल काटो जी काटो एल काटो, हो गया। साइन थीटा को भी काटो, साइन थीटा को भी काटो, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, रो एस है रो डब्ल्यू बाई 2, यहां पे रो डब्ल्यू बाई 2 लिखो, ये भी कटेगा 2 ऊपर जाएगा, और एक 2 यहां पे, ठीक है, ये 2 इससे कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1/2, कॉस थीटा आ गया प्यारे बच्चों 1/√2, दैट इज थीटा आ गया प्यारे बच्चों π/4, थीटा क्या आ गया प्यारे बच्चों निकल के π/4, थीटा क्या आ गया प्यारे बच्चों निकल के π/4,
है ना। ऐसा करते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं। पर्टिकुलर वैरायटी जो है थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है, मैं जानता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए दोबारा से देखते हैं। आइए बच्चों एक बार क्वेश्चन वाला फिर से देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रोटेशनल इन्वॉल्व था, है ना। जो रोटेशन का नाम आता है थोड़ा सा आप लोग डर जाते हैं, हम जानते हैं बहुत कायदे से। आइए एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। लेकिन अब एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। यहां से बेटा हिंज्ड है ना। ये आज का आखिरी सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, है ना। आइए देखिए, तो बेटा ये 12 लेंथ की रॉड है, तो सेंटर ऑफ मास एल पे आएगा, तो A इंटू 12 ये क्या हो गई वॉल्यूम टोटल बॉडी की, इंटू रो सॉलिड, है ना, रो वी जी, ये आ गया बॉइंट फोर्स, है ना। और बेटा सॉरी ये तो आ गया वेट, बॉइंट फोर्स तो इस पार्ट पे होगा जो पानी के अंदर है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी इसके मिड पॉइंट पे आएगा। ये क्या आएगा रो डब्ल्यू, है ना, या रो लिक्विड कह सकते थे आप, है ना, जो कि मेरे को रो एस तो मेरे को कह रखा है रो डब्ल्यू बाई 2 है, रो डब्ल्यू इंटू ए, ये अगर एल है, ये जो चीज एल तक अगर पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एल बाय कॉस थीटा, ये चीज क्या हो जाएगी एल बाय कॉस थीटा, ए एल बाय कॉस थीटा, ठीक है, रो डब्ल्यू ए एल बाय कॉस थीटा, ये चीज हो गई इंटू जी, ये हो गया बॉइंट फोर्स, ठीक है। अब बेटा सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे होगा एल बाय 2 कॉस थीटा पे, तो ये चीज होगी एल बाय 2 कॉस, ये एल बाय कॉस थीटा, तो ये एल बाय 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो रो डब्ल्यू इंटू ए एल बाय कॉस थीटा इंटू जी इंटू एल बाय 2 कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा नीचे था, एल बाय 2 कॉस थीटा, ये चीज एच साइन थीटा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रो सॉलिड इंटू ए इंटू 2l इंटू जी इंटू एल बाई इंटू एल साइन थीटा, क्योंकि एल पे सेंटर ऑफ मास होगा एल साइन थीटा। बेटा बड़े आराम से अब काटा पीटी करिए, कॉस थीटा निकाल डालिए, कॉस थीटा 1/√2 आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 45, कॉस थीटा 1/√2 हो जाएगा और थीटा आ जाएगा 45, है ना। ये आगे काटा पीटी है, मेरे को लगता है बड़े आराम से कर लेंगे। रो एस है रो डब्ल्यू बाई 2, यहाँ पे चलिए पुटी कर देते हैं, रो डब्ल्यू बाई 2 काटा काटा, ए एल जी एल काटा, ए एल जी एल काटा, साइन थीटा को भी काटा, साइन थीटा को भी काटा, कॉस थीटा 2 को भी काटा, कॉस थीटा 1/√2 निकाला, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, ये 2 बचा हुआ इधर आ जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस अब आपको करना क्या बेटा, एक बार अपने हाथ से लिख के इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ऐसी पर्टिकुलर वैरायटी होती है जो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, तो एक बार क्या करेंगे हाथ से लिख के कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों यही हम खत्म करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स को। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को टच किया, मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं किया है। लेस देन 2 आवर्स की वीडियो अगर आप देखें एग्जैक्टली मतलब 1 hour 40 minutes और मतलब इसी के नियर अबाउट की वीडियो है ना। तो कोशिश करिए इसको बेटा बहुत ध्यान से देख लीजिए। पहले यही जो वीडियोस थी ये मोर देन 6 hours की थी, अब यही जो वीडियो 2 घंटे की भी नहीं बची है, 1/3 से भी कम टाइम लिया है और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताए, इनफैक्ट हर एक टाइप का आपको प्रॉब्लम भी बताया है। तो बेटा कोशिश बस आपको यही करनी है बेटा, आप बहुत ध्यान से इस रिवीजन सीरीज का फायदा उठाएं, है ना। अगर आप सतर्क बैठ के बेटा अगर अपनी ये रिवीजन वीडियोस देख लें, अगर आपका कुछ छूट भी गया था बेटा, ये रिवीजन वीडियोस बहुत क्रिस्प वीडियोस है, बहुत ही शानदार बनाई गई है। बस मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ, बहुत एफर्ट लगाई गई है ना। वो शायद अभी आप महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आप मेरे साथ में नहीं जब ये वीडियोस बन रही कि कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, कौन से वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बहुत ध्यान से वो चूज करे जाते हैं, है ना, और उतनी ही थ्योरी बताई जाती है जितनी काम की, वही डेरिवेशन स्किप किया जाता है जो काम करना हो, है ना। तो मेरे को लगता है कि जेई एडवांस लेवल तक की आपको हर एक चीज बता दी गई है। बस अब आपका काम यही है, स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर लीजिए, है ना, एटलीस्ट, और एक्सरसाइज 1 कर ले तो बेटा बहुत ही बढ़िया। और अगर आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि हर टाइप की प्रॉब्लम कर पाएंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रैक्टिस शीट में से एक्सरसाइज 1 और एसओटी मोर देन सफिशिएंट है कि आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर पाएं। आपका लेकिन मेन सबसे बड़ा काम है कि आपकी कॉपी जरूर रिवाइज होनी चाहिए। अगर आपकी कॉपी रिवाइज नहीं है तो फिर मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि हम गिरने वाले हैं। तो बेटा बस मेरा एक ही काम, बेटा आप बात मानेंगे एक मेरी,
कि जो जो कहा जा रहा है उसको बेटा ब्लाइंडली फॉलो करें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ बेटा, मतलब अगर मतलब दिमाग में पागलपन, दिल में जिद हो तो बेटा कोई भी मतलब कामयाब हो सकता है, पर कामयाब होने के लिए चाहिए जिद, है ना। और जिन बच्चों में जिद होती है, पागलपन होता है बेटा, डेफिनेटली वो कमाल करते हैं, है ना। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं दक्षिणा स्कॉलर्स की। कोशिश करिए एक स्टोरी आप अपनी भी लिखिए ताकि हम भी सुना पाएं कल को आपकी स्टोरी में, है ना। बाकी बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें प्यारे बच्चों। कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।